हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एनएसए मीट ऑफ विद सेंट्रल एशिया। सेकंड इज़ इंटरनेशनल चीता डे। थर्ड इज़ नेशनल बम्बू मिशन। और फिर जो लास्ट टॉपिक रहेगा महापरिनिर्वाणा दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल चीता डे से हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अभी क्या है ना, रिसेंटली 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल में। डॉक्टर लूरी मार्कर ने इस दिन को एज ए इंटरनेशनल चीता डे क्या किया था, डेजिग्नेट किया था। किसकी रिजेम्बलेंस में? खायम खायम एक चीता था जिसको उन्होंने पाला था जब वो छोटा सा था। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विंगस्टन ओरेगांव में। व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट द चीता? चीता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो हमको वैसे याद रहनी चाहिए? पहला तो ये सबसे ओल्डेस्ट स्पीसीज है बिग कैट्स की फैमिली के अंदर, जिसके एंसेस्टर्स की बात करें तो वो करीबन 5 लाख साल पहले मियोसिन एरा के अंदर भी होते थे। द चीता इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। लैंड मैमल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला एनिमल है ये, जो कि कहाँ पे रहता है? अफ्रीका और एशिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करीबन 7,000 चीता हैं, जो कि साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना के अंदर फ़िलहाल रह रहे हैं। नाम्बिया के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चीता इज़ द ओनली लार्जेस्ट कार्निवोर दैट गोट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पहला ऐसा कार्निवोर्स है जो मांसाहारी है, ठीक है? और जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था इंडिया से। क्यों ख़त्म हुआ था? क्योंकि इसका है ना, एक तो जहाँ पे ये रहते हैं जंगल वगैरह, वहाँ पे शहरीकरण होना स्टार्ट हो गया था, तो जंगल काटे जाने लग गए। उसकी वजह से इसको जो रहने की जगह थी वो कम पड़ गई, और ऊपर से इनकी ओवर हंटिंग होती थी। राजा महाराजा पहले क्या करते थे, इनको मारते थे अपना क्या कहते हैं, अपने मज़े के लिए, ठीक है? वो इनका शिकार करते थे। अभी रिसेंटली 8 चीता को इंडिया के अंदर री-इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ से? नाम्बिया से। नाम्बिया से लाके कहाँ पे छोड़ा गया उनको? कुन्नो नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब बात करते हैं पहला आईयूसीएन स्टेटस के बारे में। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, और साइटिस के स्टेटस बात करें तो उसकी अपेंडिक्स 1 के अंदर उसको रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन को की बात करें तो 6,500 से 7,000 अफ्रीकन चीता प्रेजेंट है आज के दिन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है एशियाटिक चीता में, और इसका जो फेस कट है यहाँ पे आप देख सकते हो। एशियाटिक चीता की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में रह गए। केवल और केवल 50 से 40 से 50 रह रहे, वो भी ईरान के अंदर, और ये भी अपेंडिक्स 1 के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या है ना, अफ्रीकन चीता से थोड़े से स्मॉल साइज़ में होते हैं, और इनकी आँखें भी थोड़ी सी रेडिश कलर में होती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल बैम्बू मिशन। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने एक एडवाइजरी ग्रुप का फॉर्मेशन किया, जिससे जो स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट है बैम्बू सेक्टर की वो अच्छे से हो सके अंडर नेशनल बैम्बू मिशन। व्हाट इज़ नेशनल बैम्बू मिशन? द रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग 2018-19। 2018-19 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है? मतलब इसके अंदर कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। नेशनल बैम्बू मिशन मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ बैम्बू सेक्टर। तो इस जो ये मिशन है, इसके अंदर पूरा का पूरा ध्यान किस पे दिया जाएगा? बैम्बू के सेक्टर के ऊपर, है ना? और उसमें क्या करा जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लांटेशन करवाई जाएगी, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो बैम्बू से रिलेटेड हैं, उनको सबको सही सुचारू रूप से चलाया जाएगा। जैसे कि उनको कलेक्ट करना, फिर उनको छाँटना, प्रोसेसिंग करना, इनके लिए मार्केट रेडी करना, ठीक है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ या फिर स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करना, इन सब में क्या है ना, गवर्नमेंट हेल्प करेगी इस मिशन के थ्रू। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड टू सप्लीमेंट द फार्म इनकम एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिसाइलेंस टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? इस मिशन को करने का मतलब क्या है? तो पहला तो यही हो गया कि जितनी भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लैंड है ना, उनके ऊपर जो बैम्बू की खेती है उसको बढ़ाया जाए,
जिससे जो क्लाइमेट का जो इशू है वो भी ख़त्म हो सके, थोड़ा कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सके। और ऊपर से जो लोगों के पास है ना, जीविका का साधन नहीं है, ठीक है? कोई नौकरी नहीं है, तो उनको भी एक है ना एक धंधा मिल जाएगा अपना काम करने का, जिससे वो अपना गुज़र-बसर कर सकते हैं। कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट एज़ so as to enable farmer producers to get ready for market for the bamboo grown and to increase the supply of the appropriate raw material to the domestic industry. अब क्या है ना, गवर्नमेंट इसमें मार्केट रेडी करेगी। उसमें क्या है, अगर किसी ने बैम्बू की खेती की है तो वो वहाँ पे लाके उसको सेल आउट करेगा और वहीं से बाद में जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं या बड़ी हो गई, तो वहाँ से वो उस रॉ मटेरियल को उठा के आगे अपना यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब बैम्बू को काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? घरों में भी लोग छतों में भी इसको यूज़ करते हैं, घर बनाते हैं बैम्बू से। और ऊपर से घर के अंदर एज़ ए डेकोरेशन पीस के रूप में भी इनका यूज़ होता है। काफ़ी चीज़ें सुंदर-सुंदर इनसे बनाई जाती है और काफ़ी कॉस्टली भी बिकती हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन-सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये प्रोग्राम आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ बैम्बू? पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं। Bamboo industry is witnessing a phase change by opening of multiple avenues of resource utilization. Bamboo is a versatile group of plants which is capable of providing ecological, economic and livelihood security to the people. तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से क्या है ना, काफ़ी तरह की हेल्प हो सकती है। एक तो क्लाइमेट वाली हो गई, ठीक है, एनवायरनमेंट रिलेटेड, कि भाई पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ऊपर से है ना, लोगों को एक काम धंधा भी मिल जाएगा, जैसे कि जहाँ पे दूसरी फसल नहीं हो सकती, वहाँ पे अगर बैम्बू हो सकता है तो उसको बेच के आप अपना काम-काज चला सकते हो, ठीक है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट इन which the versatility of bamboo as an architectural and structural material has been proved and the density of this green resource defined as the green steel. तो ये क्या क्या यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है, ठीक है? वहाँ पे भी बैम्बू का काफ़ी जो ये बाँस है, इसका काफ़ी यूज़ किया गया है और जो इसका जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है वो भी काफ़ी मज़बूत है। इस वजह से इसको ग्रीन स्टील के नाम से भी बोला जाता है। Apart from using in the construction sector as design and structural element, the potential of bamboo is multifaceted. तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के बजाय, ठीक है, इसको और कई जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब मल्टीपर्पज़ रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है, हर एक जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। इको फ्रेंडली मोल्डेबल ग्रैन्यूल्स है, मतलब इसको मोल्ड भी किया जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है गरम करके, है ना? इसको एक अलग तरह की शेप भी दी जा सकती है, तो इस वजह से इसको प्लास्टिक के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। और बैम्बू एक रिलायबल सोर्स है किसका, इथेनॉल का। तो इसमें क्या है ना, बायो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक तो ये है ना बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है, तो कमी भी नहीं है इसकी। The market of bamboo based on lifestyle products, cutlery, home decors, handicrafts and cosmetic also in the growth path. तो क्या है ना कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, कटलरी होगी, ठीक है? और होम डेकोर की काफ़ी चीज़ें होती हैं। हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है बैम्बू से, या फिर इनका जो इनकी लीव्स होती हैं उनसे भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है सुंदर-सुंदर। तो इस वो क कर्ज हर जगह इसका है ना काफ़ी यूज़ हो सकता है। स्टेटस ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसका अभी क्या स्टेटस है प्रोडक्शन का? इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू, करीबन 13.96 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर बैम्बू की खेती या फिर फॉरेस्ट एरिया है, जो कि सेकंड रिचेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा बैम्बू है, उसके बाद इंडिया में, इन टर्म ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर करीबन 136 स्पीसीज है बैम्बू की, जिसमें से 125 तो इंडिजीनियस है और 11 एक्जोटिक है। व्हाट आर द इनिशिएटिव टू प्रमोट द बैम्बू? बैम्बू को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए? पहला तो बैम्बू क्लस्टर। इसके अंदर क्या था, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ वर्चुअली इनोग्रेटेड 22 बैम्बू क्लस्टर इन 9 स्टेट्स। कहाँ कहाँ पे ये बैम्बू की खेती की जाएगी, या फिर कह सकते हो कि बंजर ज़मीन पे बैम्बू का फॉरेस्ट लगाया जाएगा? वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका।
फिर एमएसपी हाइक, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एमएफपी के लिए जो एमएसपी के अंदर काफ़ी बदलाव किया गया, ठीक है, इनके प्राइजेस भी थोड़े से हाइक किए गए, जिसके अंदर क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, जो प्लांट ओरिजिन की, जिसमें बेम्बू हो गया, गन्ना हो गया, फोडर चारा हो गया, लीव्स वगैरह, रेजिन वगैरह, ये सब आते हैं उसके अंदर। और ऊपर से बेम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो इस वजह से इसकी खेती की जा सकती है और इसको खरीदा और बेचा भी जा सकता है, और उसके लिए आपको किसी भी तरह की ट्रांजिट परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओज), 10,000 नए एफपीओ को फॉर्म किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। एफपीओ एंगेजेज इन प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ असिस्टेंट टू फार्मर्स, लाइक इम्पार्टिंग बेटर फॉर प्रैक्टिस, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ इनपुट परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, लिंकेज मार्केट, तो ये सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इनके द्वारा। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। हमें ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने होमेज पेड किया है, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ऑन महापरिनिर्वाण दिवस, एंड रिकॉल्ड हिम एग्जाम्पली सर्विस टू आवर नेशन। व्हाट इज़ महापरिनिर्वाण दिवस? ये है क्या? Parinirvana, regarded as one of the major principles as well as the goal of Buddhism, is is a Sanskrit term which means release of freedom after the death। कि भाई जो डेथ के बाद जो फ्रीडम होती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट महापरिनिर्वाणा सुत्ता, द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80 इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल महापरिनिर्वाण, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। 6th December is observed to the commemorate the unfathomable contribution to the society given by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड हिज अचीवमेंट। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जितने भी काम किए गए लोगों के हित के लिए, है ना, और उनकी जो जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनको याद किया जाता है 6 दिसंबर के दिन। Owing to Ambedkar's status as a Buddhist leader, his death anniversary is referred to as the महापरिनिर्वाण दिवस। जैसे ही गौतम बुद्ध जी का डेथ हुआ था उनकी 80 की एज में, है ना, तो उसको बोला जाता है कि महापरिनिर्वाण, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो सेम थिंग है ना, साहेब अम्बेडकर के बारे में बोला जाता है। Who was the Dr. Bhimrao Ambedkar? Dr. Bhimrao Ambedkar was a social reform jurist, economist, author, polyglot, orator, scholar and a thinker of comparative religion। इनका जन्म 1891 में हुआ था महू, जो कि सेंट्रल प्रोविंस में पड़ता था उस टाइम पे, जब आज के समय पे इसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश। इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज ए वेल नोन स्टेटमेंट हु फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित्स एंड अदर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। दलितों के हक के लिए और जितनी भी पिछड़ी हुई, जितने भी सोशल बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके हित के लिए भी इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ही लेड टू द महद सत्याग्रह। महद सत्याग्रह इनके द्वारा चलाया गया 1927 मार्च के अंदर, किनके अगेंस्ट में, हिंदूज़ के अगेंस्ट में, जो कि अपोज कर रहे थे किसका डिसीजन, म्यूनसिपल बोर्ड का। तो उसके अंदर क्या था, 1926 के अंदर म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ महद, महाराष्ट्र, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो टैंक है ना, पानी का जो कुआं है, वो हर एक कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया गया है। पहले क्या था, अनटचेबल्स जिनको समझा जाता था, उनको अलाउ नहीं था वहाँ से पानी लेके जाना, जो महद का टैंक था। तो म्यूनसिपल बोर्ड जो था महाराष्ट्र का, महद का, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि अब यहाँ से हर एक जना पानी ले जा सकता है या पी सकता है, और इस चीज़ के खिलाफ हो गए थे कौन, हिंदू। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने वो सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने जितनी भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। 1932 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया था पूना पैक्ट, किसके साथ में, महात्मा गांधी जी के साथ में, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जा रही थी, जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई थी, तो उसके अपोजिशन में थे महात्मा गांधी,
है ना। बाद में महात्मा गांधी भी अनशन पे चले गए पूना जेल के अंदर। तो वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। और वहाँ पे जो ये अलग से इलेक्शन करवाना डिप्रेस क्लासेस के लिए, उस आइडिया को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, जो कि 71 से 147 कर दी गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जो कि 18% थी सेंट्रल लेजिस्लेचर की। हिज आइडिया बिफोर द हिल्टन यंग कमीशन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्शन और डेजिग्नेशन की बात करें तो 1937 के अंदर ही वॉज इलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए लेजिस्लेटर, मतलब उनको एमएलए चुना गया बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से 1937 के अंदर। फिर उनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय एज ए लेबर मेंबर 1942 में। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट किया गया पीएम पीएम नेहरू जी के इनविटेशन को टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। शिफ्ट टू बुद्धिज्म, ही रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट इन 1951। 1951 में उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। ठीक है, क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि कुछ हिंदू कोड बिल था जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी जहाँ पे इनके मतभेद हो रहे थे, इनको पसंद नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया और बाद में कन्वर्ट कर लिया खुद को बुद्धिज्म के अंदर 1956 के अंदर। ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1990। 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। इन्होंने जर्नल्स लिखी थी, मुकनायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। और ये कुछ बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी, तो एक बार को देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन की बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहिष्कृत, हितक्रांति सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये इनके द्वारा स्टार्ट की गई। डेथ की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। चैत्य भूमि इज़ द मेमोरियल ऑफ टू BR अम्बेडकर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई के अंदर। अब बात करते हैं NSA मीट विद सेंट्रल एशिया। अब जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सबकी अभी मीटिंग हुई। ठीक है, द NSA ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम होस्टेड अ स्पेशल मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ के NSA के साथ में यहाँ पे बातें चली? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अर्लियर इन जनवरी 2022 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या होस्ट किया? पहली इंडियन सेंट्रल एशिया सबमिट। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर। अब इस मीटिंग की हाईलाइट क्या थी? पहली तो 30वीं एनिवर्सरी थी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम NSAs ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान वर इन दिल्ली। पहली बार तो वो दिल्ली आए फॉर ए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। द मीटिंग कोइंसाइड विद 13th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो इंडिया और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके बीच का जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है, उनको अभी कितने समय हो गया? करीबन 30 साल। अफ़गानिस्तान एंड द सेंटर ऑफ टॉक। तो जितनी भी बातें चली वो किसके मुद्दे पे चली है? वो सारी चली है अफ़गानिस्तान के ऊपर। द फोकस वाज मेनली ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान एंड थ्रेट टू टेररिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कंट्री अंडर द तालिबान। Deliberation of Chabahar. NSS supported India's proposal to include port within the framework of INSTC। तो जो इंडिया का जो प्रपोजल है कि चाबार पोर्ट को आप INSTC के फ्रेमवर्क में रखा जाए, जहाँ से जो ये क्या है ना, हम ईरान से होते हुए रसिया और जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ इजीली व्यापार कर सकते हैं, अपने सामान ले जा और ला सकते हैं। Who is National Security Advisor in India? The National Security Advisor is the primary advisor to the Prime Minister। ये डायरेक्ट किसको जवाब देते? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिलहाल के लिए जो NSA कौन है? अजीत डोवाल। ही आल्सो प्रिसाइड ओवर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जितनी भी मीटिंग्स होती है वहाँ पे भी कौन प्रिसाइड करता है? जो NSA हैं फिलहाल के, वही, यानी कि अजीत डोभाल। NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ ए 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इशू ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न। 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है,
और इसका काम क्या था कि देश की सिक्योरिटी बनाए रखी जाए। ऐसी कोई भी बात हो, सीक्रेट सर्विसेज हैं जितनी भी, ठीक है, कंट्री की, तो सब के साथ में इनके कॉन्टैक्ट रहते हैं। इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। हाउ आर इंडियाज़ रिलेशन विद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भारत के रिलेशन कैसे हैं। पहला तो जो है हिस्टोरिक टाइज, यानी कि जो सेंट्रल एशिया इज़ द अनडाउटेडली a zone of India's civilization influence. The Fergana Valley was the India's crossing point of Great Silk Road. ग्रेट सिल्क रोड जहाँ से पहले पुराने समय के अंदर व्यापार होते थे। Buddhism also found inroad in several Central Asian countries in the form of stupas and monasteries. तो बुद्धिज़्म की शुरुआत इंडिया से हुई थी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके ये रिलीजन आज के दिन में आप देख सकते हो। तो इस तरह से भी हमारी जो है कल्चरल टाइज़ उनके साथ बंधी हुई है। डिप्लोमेटिक की टाइज़ की बात करें, इंडिया कंसिडर सेंट्रल एशियन कंट्री एज द हार्ट ऑफ एशिया एंड दे आर आल्सो मेंबर ऑफ SCO। SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन organization. Central Asian countries are aware of Pakistan's support to cross-border terrorism and its link to various terror groups. भाई जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री सबको पता है पाकिस्तान क्या करता है और चाइना क्या करता है ना। तो वो सब इन चीज़ों से भी अवेयर है और इन्हीं मुद्दे पे मीटिंग्स के अंदर क्या है ना बातें चलती हैं कि इन पे कैसे कंट्रोल पाया जाए। लाइक माइंडेडनेस in combative terrorism. India and Central Asian nations have similarity in approach in the countering terrorism and threat to radicalization. The latest meeting called for early adoption of UN Comprehensive Convention on International Terrorism, which India has first proposed in 1996 and has been held up for decades primarily over difference of definition of terrorism. तो 1996 के अंदर इंडिया ने एक प्रपोजल पेश किया गया था, ठीक है, जहाँ पे बात करी गई थी कि भाई टेररिज्म को कैसे रोका जाए, और उसी के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन लागू किया गया जहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने की बात की जा रही थी, और उसी को अडॉप्ट किया जा रहा है अभी रिसेंट में। इंडियाज़ रोल इन अफ़गानिस्तान सिचुएशन, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो हुई थी, तालिबान वाला सीन हुआ था, तो उसमें इंडिया का क्या रोल रहा। इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैव शेयर्ड कंसर्न ओवर टेररिज्म एमनेटिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। कि भाई अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है तो उन पे भी क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है, तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे बातें चली। In November 2021, India had hosted a regional dialogue on the situation in Afghanistan, which was attended by NSAs of Russia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इन सभी कंट्रीज़ के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी। अब बात करते हैं स्टैंड ऑन चाबार पोर्ट। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट प्रोसेस रिसेंटली थ्रू द रिनोवेशन ऑफ चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताना, आपको पता होना चाहिए। इट इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ अशगाबाद एग्रीमेंट। द पोर्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान। तो अभी आपने देखा होगा पिछले पिछले साल भी नहीं, इसी साल अफ़गानिस्तान के अंदर है ना खाने की काफ़ी कमी हो गई थी। तो वहाँ पे ना तो मेडिसिन्स थी, ना ही उनके पास खाने को कुछ था, क्योंकि इतना रिसेंटली वहाँ पे बड़े बड़े बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है। तो इंडिया ने क्या है ना डिलीवर किया था करीबन 1 लाख टन ऑफ फीड और मेडिसिन। कहाँ पे भिजवाया था, अफ़गानिस्तान में भिजवाया था। कहाँ से भिजवाया था, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, ठीक है, जिसको किसने डेवलप किया था, इंडिया ने ही डेवलप किया था। तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।